नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स पे चर्चा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, न्यूक्लियर फिजिक्स को धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे थे और न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ रहे थे। वो जो टॉपिक था वो हमारे 12th के सिलेबस में आता है और उसके बाद हायर क्लासेस में आता है। और ये जो टॉपिक है वो हमारा 11th के NCERT के सिलेबस में है, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे SSC बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो। बात करते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे इसको भी लेकर के हम लोग आगे चलेंगे और वो जो कोर्स चल रहा था वो पैरेलल में उसी तरीके से चलता रहेगा। अभी बात आती है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को जब हम पढ़ते हैं तो क्या करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे करके इसमें क्या करेंगे, बेसिक्स पे काम करेंगे। और जब बेसिक्स हमारे अच्छी तरीके से बन जाएंगे तो फिर हम धीरे धीरे इसी में आगे प्रोसीड करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें आज हम कवर करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम ये देखेंगे। स्टेट ऑफ मैटर के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। और फिर ये जो आपकी थ्योरी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें कुछ बेसिक अजम्पशंस लिए गए थे, उनकी बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ नियम है हमारे पास, कुछ लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इनको हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो इतना काम आज हम लोग क्या करेंगे, इस कवर करेंगे। अब हमारे पास में ये जो स्लाइड आती है या जो टॉपिक आता है वो पहला होता है स्टेट ऑफ मैटर्स। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि मैटर क्या है। तो बोलते हैं कि आंख बंद करके चलो, अगर हम सस्ते में आपको समझाना चाहें कि आंख बंद करके चलो और जिससे टकरा जाओ वही मैटर है। तो मैटर को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, है ना। और फिर आता है कि कितने टाइप्स में इसको करोगे, है ना। जब भी कोई चीज़ होती है तो फिर क्या होता है, उसको हम डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि ये 3 पार्ट्स में मेनली, है ना। अभी आपके लेवल तक क्या है, यहाँ तक हमारा 3 पार्ट्स ही पढ़ने हैं। इसके आगे जब हायर क्लासेस में जाते हैं तो फिर और भी स्टेट्स इसकी आती हैं। तो अभी क्या करना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों को ही समझना है। अब बात ये आती है कि ये तीनों जो हमारे डिफाइन होते हैं वो किस बेसिस पे, यानी कि किस बेसिस पे हम बोलते हैं कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो सबसे बेसिक तो हम ये बोल देते हैं कि जिसका शेप और साइज़ दोनों हमारा शेप, साइज़ और वॉल्यूम जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं एकदम, उनको हम सॉलिड बोलते हैं। और बोलते हैं कि जिसका शेप क्या है, फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, उसको लिक्विड बोलते हैं। और जिसका ना ही शेप फिक्स है और ना ही वॉल्यूम फिक्स है, उसको हम गैस बोल देते हैं। तो एक तो ये बेसिक सी बात हो जाती है। दूसरा जो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। हम सभी जानते हैं कि जो भी मैटर होगा वो मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल के बाद उसके अंदर क्या होगा, एटम होंगे, एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा। ये सब चीज़ें हम पढ़ते चले आ रहे हैं और नहीं पढ़ा है तो अभी आगे पढ़ेंगे, है ना। तो क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास में मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस होगा, है ना, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डिफाइन करेगा कि हमारा कौन सा वाला स्टेट है। तो सबसे कम जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस होती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में सबसे कम जो डिस्टेंस होती है वो सॉलिड के पास में होती है। उनसे ज़्यादा जो होती है वो हमारे लिक्विड के पास में होती है। और सबसे ज़्यादा जो होती है वो गैसेस के पास में होती है। यानी कि अगर हम इंटर मॉलिक्यूलर की बात करें, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करें, तो सॉलिड के पास में लीस्ट होगी, गैस के पास में मोस्ट होगी और लिक्विड के पास में इंटरमीडिएट होगी, है ना। अब बात आती है कि एक और भी इसका क्राइटेरिया है डिफाइन करने का, वो हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हम सभी जानते हैं कि जब भी हमारा मॉलिक्यूल होगा, एटम होगा, तो उसके बीच में क्या होते हैं, कुछ फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि मॉलिक्यूलर से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो फोर्स वर्क करेगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितना किस में लग रहा है उसके आधार पर भी हम क्या कर लेते हैं, सॉलिड को डिफाइन कर लेते हैं। बात यहाँ पे आती है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर सबसे ज़्यादा जिसके पास में होता है वो सॉलिड होता है, सबसे कम जिसके पास में होता है वो गैस होता है, और इंटरमीडिएट जिसके पास में होता है फिर से वही बात, वो लिक्विड होता है। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हो सबसे कम होगी सॉलिड के पास में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा होगा सॉलिड के पास में। इसका जस्ट अपोजिट आप कर दो कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो सबसे कम होगा गैस के पास में, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है सबसे ज़्यादा होगी गैस के पास में। और दोनों चीज़ें जो इंटरमीडिएट स्टेट में होंगी, बीच में होंगी, वो हमारे लिक्विड के पास में होंगी, चाहे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो चाहे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हो, सॉलिड और गैस के बीच में ये चीज़ क्या होती है, लाई करती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टेट ऑफ मैटर को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात आती है कि एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आप देख ही रहो, सॉलिड में आपको क्या ही बताना की बात है ना। जो भी चीज़ हम, फोन आपके पास में होगा, लैपटॉप होगा, सब सॉलिड ही है, सब कुछ देख रहे हो। लिक्विड में क्या आएगा, वाटर हो जाएगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले लो, गैस में तो आप देख ही रहे हो, एयर आपके आसपास तो है ही है, उसमें नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये सब क्या है आपके पास वेरी करता रहता है। तो ये सब चीज़ें उसमें क्या है, पहले से ही मौजूद हैं। तो ये सब क्या हो जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब बात आती है कि हम क्यों यहाँ पे जो है
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों नहीं हमने जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड और फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यानी कि जो पढ़ रहे हैं तो तीनों को पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो यहाँ से निकल के आता है कि सॉलिड के पास में मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होता है, साथ ही साथ इनके बीच का जो सेपरेशन होता है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, वो सेपरेशन क्या होता है काफ़ी कम होता है, यानी कि इनको मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है। यही चीज़ लिक्विड में होती है, इंटरमीडिएट है, सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अब जब आप गैस के बारे में देखते हो तो इसके पास क्या होता है काफ़ी स्पेस होता है, ये एक कोने से दूसरे कोने, तीसरे कोने, इस तरीके से चलते ही रहते हैं लगातार, है ना। इनके बीच में कोलिजन होता है, कोलिजन होने के बाद में डायरेक्शन चेंज होती है, फिर चलने लगता है, तो चलता ही रहता है। ये सब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है कि जो गैस का मॉलिक्यूल होता है वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ में, आप बोल सकते हो कि उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो वो क्या होता है हमेशा मूव ही करता रहता है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, मूव करने की बात हुई, जो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर स्टैटिक की बात होगी तो फिर वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा जो होती है वो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास होती है, इसलिए वो चलते रहते हैं। लिक्विड का उनसे कम होता है और सॉलिड का सबसे कम होती है काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से क्या होता है, सॉलिड को हम नहीं पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, लिक्विड को भी नहीं, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गैसेस के पास होती है। तो गैसेस के ही नाम में हम क्या कहते हैं, जब गैसेस को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे बोल देते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ने जा रहे हैं। लिक्विड को भी आप पढ़ते हो, इसी 11th में ही चैप्टर आते हैं आपके, जहाँ पर आप फ्लूइड मोशन वगैरह की बात करते हो, बर्नौलीज थ्योरम, ये सब चीज़ें आपको कराई जाएंगी। सॉलिड में भी आप देखते हो इलास्टिसिटी है, या फिर और भी सॉलिड में आप क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो सॉलिड स्टेट करके नई फिजिक्स में तो केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं आपको पढ़ने को मिल ही जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को क्यों पढ़ते हैं, उसका रीज़न यहाँ पे क्या होता है क्लियर होके आता है। अब बात आती है कि जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे या जब भी किसी चीज़ को स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास में कुछ उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक तो होना चाहिए, यानी कि किस ढांचे पे, यानी कि किस चीज़ पे हम उसको क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो वो जो की पॉइंट है, यानी कि जहाँ से हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या होगा स्टार्ट होता है, जहाँ से हम एजम्पशंस लेते हैं उसके लिए, है ना। तो कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, तो कुछ बेसिक बातें हम उसके लिए क्या करते हैं पहले से एज्यूम की गई, उन्हीं बातों को लेकर के हम धीरे धीरे उसी में क्या करते हैं संशोधन करते हुए आगे की ओर चलते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि बेसिक एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो होता है, पहला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वो आता है कि जैसे आप सभी को पता है कि गैसेस हमारी जो होती हैं वो काफ़ी सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या होती हैं, बन रखी होती हैं। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सब पढ़ सकते हो, गैसेस आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शन। इसका मतलब हो जाता है कि जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं कि ऑल द डायरेक्शन, सारे डायरेक्शंस में जिस भी बर्तन के अंदर, जिस भी पॉट के अंदर क्या रखे गए हैं वो उस बर्तन के अंदर क्या होते हैं, सारी की सारी डायरेक्शंस में रैंडमली क्या करते रहते हैं, मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट हमारे पास में ये आता है कि वो मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब मैंने शायद बताया था, नहीं बताया, तो रिजिड का मतलब ये है कि जो भी हमारी क्या होती है मॉलिक्यूल के अंदर जो भी हमारा जो भी उसका कंस्ट्रक्शन होता है, जो भी स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी फिक्स होता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आप लो, जैसे आप ब्रिक की बात करो, है ना, जैसे हम घर बनाते हैं ना ब्रिक, तो उस ब्रिक में देखो कि आप जो भी आपका एडजेसेंट जो भी एटम्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, उनकी जो भी पोजीशंस होती है वो फिक्स होती है। आप उसको दबाते हो इतनी जल्दी तो नहीं होता है ना, फिर आप हथौड़े वगैरह से मारते हो, तोड़ते हो, तो फिर वो टूटता है, तब जाके उसका आप शेप चेंज कर सकते हो। तो वो क्या है आपका रिजिड का एग्जाम्पल। रिजिड का मतलब होता है कि आप कुछ भी करो, है ना, मतलब इतना भी नहीं करना है, एक ना एक लिमिट के बाद में तो हर एक चीज़ क्या हो जाएगी, ब्रेक ही हो जाएगी, तो वो क्या होती है, फिक्स रहती है। तो ये होता है रिजिड। तो इसी तरीके से हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है, रिजिड होता है। अगली बात आती है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब हो जाता है कि एक जैसे होते हैं। अगर ऑक्सीजन गैस की बात करो कि सारे के सारे मॉलिक्यूल कैसे होंगे, एक, ऐसा नहीं कोई दूसरे तरीके से दिख रहा है, कोई दूसरी तरीके से दिख रहा है। अगर ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है तो चाहे आप 50 की बात करो, चाहे 100 की बात करो, सारे एक जैसे आइडेंटिकल ही दिखेंगे। स्पेरिकल का मतलब ये हो जाता है वो शेप में कैसा होता है, मॉलिक्यूल स्पेरिकल होता है। एटम को भी आप स्पेरिकल ही कंसीडर करते हो, चाहे न्यूक्लियस हो, चाहे आपका मॉलिक्यूल हो। इसके बाद ये जो पॉइंट आता है नॉन इंटरेक्टिंग, यानी कि जो भी हमारे गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन इंटरेक्टिंग होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनके बीच में कोई भी
इंटरेक्शन नहीं होता है। और ध्यान रहे ये सारे के सारे पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे आइडियल गैस के लिए हैं, ये हमारे रियल गैस के लिए पूरी तरीके से लागू नहीं होते हैं, पूरी तरीके से एबल नहीं है ना। वहाँ पे क्या करेंगे, इन्हीं में हम थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इसी पूरी की पूरी थ्योरी को उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने लिखा कि नॉन इंटरेक्टिंग, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है ना। अभी आप जब सॉलिड लिक्विड गैस को भी डिफाइन कर रहे थे तो वहाँ पे भी पढ़ रहे थे कि गैसेस के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो काफ़ी वीक होता है ना, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड या एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, नॉन इंटरेक्टिंग होते हैं। अगला पॉइंट आता है कि पॉइंट साइज है, इसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। पॉइंट साइज का मतलब क्या है कि जो भी गैस के मॉलिक्यूल हैं वो कैसे पॉइंट साइज रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा मॉलिक्यूल है ना, एक गैस है, उसमें अगर आपके पास में क्या है, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो कहने का मतलब है कि इस मॉलिक्यूल की जो भी डायामीटर होगी, जो भी डिस्टेंस होगी टोटल, है ना, इसकी जो भी डायामीटर है या जो भी रेडियस है वो, और इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कौन ज़्यादा होगी, इससे इसके बीच की डिस्टेंस अगर काफ़ी ज़्यादा होती है इसकी डायामीटर या रेडियस से, तो ऐसे पार्टिकल्स को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे एटम्स को, ऐसे सिस्टम को जहाँ पे ये बात लागू होती है ना, एक आप कूलम्स लॉ पढ़ते हो, वहाँ पे चार्ज में भी आप बोलते हो कि पॉइंट साइज चार्जेस हैं, तो ऐसे यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी वही चीज़ लागू होती है। तो इसको क्या बोल देते हैं, पॉइंट साइज है। पॉइंट साइज आपने किससे कंपेयर करके बोला कि ये पॉइंट साइज है ना। अब साइज है, अगर पॉइंट साइज होगा, आप पिन के निप से भी बनाओगे तो भी वहाँ पे भी तो एक डायमीटर होगा, भले ही 0.00 के ऑर्डर में हो, कुछ भी ऑर्डर में हो, लेकिन एक डायमीटर तो होगा ही होगा उसका, एक रेडियस तो उसकी निकल के ही आएगी अगर आपने पॉइंट साइज का भी होल क्रिएट किया है कहीं पे। तो इसका मतलब है कि पॉइंट साइज, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, तो वो रिस्पेक्ट क्या होती है, किसके रिस्पेक्ट में, तो वो विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल, है ना। अगला पॉइंट आता है नेग्लिजिबल मास ऑफ द गैस, यानी कि जो भी गैस का मास होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल। और नेग्लिजिबल इस बेसिस के आधार पे हम बोलते हैं क्योंकि उसका साइज ही पॉइंट साइज का है यार। जब उसका साइज पॉइंट साइज का होगा तो उसका बेचारे का क्या ही मास होगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो रिजिड हैं, आइडेंटिकल हैं, स्पेरिकल शेप में हैं, नॉन इंटरेक्टिंग है, पॉइंट साइज के हैं और निग्लिजिबल मास में हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है नो एनी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इन गैस मॉलिक्यूल। जब उसके पास में कोई मास ही नहीं है, निग्लिजिबल मास है, तो फिर ग्रेविटी का इफेक्ट कैसे आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे वर्क करता है, F बराबर G m1m2/r², 2 मासेस के बीच में ऑलवेज वर्क इन 2 मासेस। और जब यहाँ पे मास को ही आप अब निग्लिजिबल मान के चल रहे हो तो फिर ग्रेविटी का इफेक्ट तो आएगा ही नहीं। ग्रेविटी क्या करती है ना, क्या करती है, जो भी अपने अर्थ का जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है, जितनी भी चीज़ें ऊपर आप फेंकते हो उसको क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। खींचने का मतलब हुआ कि जो भी अर्थ का मास है वो और जो ऑब्जेक्ट गया उसका मास, उसके बीच में एक फोर्स वर्क कर रहा है, यहीं पे तो ग्रेविटी वर्क कर रही है। लेकिन जब इसके पास में कोई क्या है, मास ही नहीं है, आप एक तरीके से ये एजम्पशन लेके चल रहे हो। मैं फिर से याद दिला दूँ, ये सारे के सारे एजम्पशंस आपके आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए नहीं है। आइडियल गैस का मतलब जो केवल हम आइडियली क्या करते हैं, थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ऐसी गैसेस बहुत कम मात्रा में क्या होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, उसे हम कभी चर्चा करेंगे बाद में, है ना। तो ये आइडियल गैसेस के लिए हैं। आइडियल गैसेस का अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा हो कि आइडियल गैस और रियल गैस क्या, तो आइडियल गैस वो गैसेस होती हैं जो PV इक्वल ऑफ द nRT वाली इक्वेशन को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। और रियल गैसेस के लिए यही इक्वेशन आपकी चेंज हो जाती है ना। रियल गैस के लिए ये इक्वेशन P में कुछ प्लस माइनस या V में कुछ प्लस माइनस क्या हो जाता है, तो वो इक्वेशन फिर क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है इससे। तो वो रियल गैस के लिए, ये किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। अब बात आती है जो 4th पॉइंट है वो क्या है, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल। और ये पॉइंट मैंने आपका यहीं पे पॉइंट साइज को समझाने में एक्सप्लेन कर दिया कि जो एक आपका मॉलिक्यूल का जो साइज होगा वो बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन या सेपरेशन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये पॉइंट हमारा पॉइंट साइज को ही फिर से क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस तरीके से ये 4 एजम्पशंस हम लोग यहाँ पे लेते हैं। फिर इसके बाद में कुछ एजम्पशंस क्या होते हैं और आते हैं, क्या है कि जो भी हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल हैं, अगर अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो भी कोलिजन होगा, मैंने बोला था ना इसके बीच में क्या होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं, कोलाइड करते हैं, फिर मोशन डायरेक्शन चेंज करके करने लगते हैं। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि कहाँ पे कोलिजन होगा, किसके साथ होगा, तो 2 ही तो चीज़ें, एक तो वो जैसे अगर हमने क्यूब ले रखा है तो क्यूब की जो भी वॉल्स होंगी, एक तो क्या होगा, मॉलिक्यूल से वॉल के बीच में होगा, और दूसरा कहाँ पे हो सकता है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हो सकता है। तो 2 ही तरीके के तो कोलिजन यहाँ पे पॉसिबल है, तीसरा तो कोई आ ही नहीं रहा ना बीच
बीच में? जब दो ही लोग हैं तो दो ही लोग अगर लड़ाई कर रहे हैं तो उसी के बीच में कुछ हो रहा है ना, तीसरा वाला आ ही नहीं रहा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं, दो मॉलिक्यूल हैं और एक ही आपकी वाल है। तो दो मॉलिक्यूल तो नहीं, कई सारे मॉलिक्यूल हैं लेकिन एक ही जैसे हैं। तो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के बीच में या मॉलिक्यूल से वाल के बीच में, यही आपका क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी कोलिजन होता है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हो या मॉलिक्यूल टू वाल हो, वो सारे के सारे कोलिजन्स आपके परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। इस पे ज़रा ध्यान देने की बात है। परफेक्टली इलास्टिक इसको क्यों बोला गया, क्योंकि देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी, मॉलिक्यूल की एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है। और इसका अच्छा खासा डेरिवेशन जब कराया जाएगा तो आपको ये चीज़ प्रूफ कराई जाएगी कि परफेक्टली इलास्टिक यानी कि देयर विल बी नो एनी लॉस इन द एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो ये आपका 5th पॉइंट होता है। इसके बाद में ये 6th वाला पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, द टाइम ऑफ कोलिजन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द टाइम डिफरेंस बिटवीन कोलिजन। और ये जो डिफरेंस आपका टाइम का होता है इसी को क्या बोल देते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये रिलैक्सेशन टाइम समझने की बहुत ज़्यादा नीड है। यहाँ पे क्या होती है, इसका मतलब होता है कि एक कोलिजन में जो समय लगा है ना, जो टाइम हुआ एक कोलिजन में, यानी कि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल आपका जो भी हुआ उसमें जो टाइम लगा, और एक कोलिजन के बाद में उन्हीं दोनों मॉलिक्यूल्स में से वही कोई एक मॉलिक्यूल किसी तीसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करता है। इसको समझने की जरूरत है। आप समझो, आपने यहाँ पे एक आपका क्या है, एक आपका ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक आपका ये मॉलिक्यूल है और एक आपका ये मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल है। क्या होता क्या है कि ये मॉलिक्यूल आता है इसके साथ कोलाइड करता है, तो जो इन दोनों के कोलिजन के बीच में जो टाइम लगेगा वो, और ये मॉलिक्यूल क्या फिर क्या होता है, ये वाला मॉलिक्यूल जा करके इसके साथ कोलाइड करता है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा उसके बाद कोलाइड करेगा ना। तो इससे इसके बीच में जब ये यहाँ पे आया तो जो कोलिजन हुआ जिस टाइम पे, वो जो टाइम है वो, और जो यहाँ से यहाँ आने के बाद दूसरा वाला मॉलिक्यूल इसके साथ तीसरे वाले के साथ कोलाइड करता है, वो उसके साथ में जो कोलिजन होता है उसमें जो टाइम लगता है, कोलिजन में नहीं, यहाँ से यहाँ आने में, ये वाला जो टाइम होता है ना, द टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स, ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हो। द टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि एक कोलिजन यहाँ पे हुआ इन दोनों के बीच में, और फिर यही वाला आपका यहाँ आया, या आप सोच लो कि इसके बीच में कोलिजन हुआ, ये इधर चला गया, और जो ये यहाँ आया था ये इधर आ रहा है, तो इसके बीच में जो भी कोलिजन हुआ होगा, है ना, तो एक कोलिजन यहाँ पे हुआ, एक कोलिजन यहाँ पे हुआ, इस दोनों के बीच में जो टाइम लगा यहाँ से यहाँ आने में, है ना, मॉलिक्यूल को यहाँ से आने में एक कोलिजन हुआ, उसके बाद यहाँ आने में जो टाइम लगा और फिर कोलिजन हुआ, तो ये जो टाइम है इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब आप बात करोगे कि ये जो कोलिजन हुआ यहाँ पे, इस टाइम को ही क्यों नहीं बोल दिया गया, तो उसका रीज़न ये है कि ये इतना कम टाइम होता है, इसको कैलकुलेट कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इजी वाला केस चूज़ करते हैं, और यहाँ से यहाँ जब तक आता है तब तक आप क्या कर सकते हो, अच्छी तरीके से कर तो नहीं सकते हो, ऐसे बोलते हैं, है ना, बड़ी बड़ी लैब्स में ये काम होते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगता है उसको मेज़र करते हैं और फिर उसके बेसिस पे सारी कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये होता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इसको फिर से एक बार ध्यान देंगे कि अगर 3 मॉलिक्यूल हैं ए, बी और सी, तो ए आके बी से कोलाइड करता है, फिर बी जो है सी से साथ कोलाइड करता है, तो बी को सी तक आने में एक कोलिजन हुआ, उसके बाद बी को सी तक आने में जो टाइम लगता है, कोलिजन के बाद यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है, वो होता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो आशा करते हैं भाई रिलैक्सेशन टाइम समझ में आया होगा। इसके बाद क्या होता है, 7th पॉइंट आता है। ये क्या कहता है, ऑल द डायरेक्शंस आर इक्वली प्रोबेबल फॉर द रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल है, इसको सारी की सारी जितनी भी डायमेंशंस इसमें बन सकती हैं, जितनी भी डायरेक्शंस हो सकती हैं, है ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, है ना, लेफ्ट राइट, जो जिधर भी जाना चाहे, इसके लिए सारी की सारी रास्ताएं क्या है, एकदम ओपन है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ आएगा, इससे कोलाइड करेगा, वापस जाएगा, फिर आएगा, तो जिधर भी जाना चाहे उधर ये जा सकता है। इक्वली प्रोबेबल का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑल द डायरेक्शंस आर इक्वली प्रोबेबल फॉर द गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, लास्ट पॉइंट यहाँ पे हम जो बताते हैं वो कहते हैं कि दिस मॉलिक्यूल या द मॉलिक्यूल्स ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये जो भी मॉलिक्यूल होते हैं ये हमारे न्यूटन के नियम को भी फॉलो करते हैं। कौन कौन से, वही 3 न्यूटन्स के आपके लॉ हो गए, है ना, इनर्शिया का लॉ हो गया, सेकंड आप जिसमें F = ma को प्रूफ करते हो, है ना,
और तीसरा वाला एक्शन और रिएक्शन, तो ये सारे लॉज जो न्यूटन्स ने दिए थे इनको भी क्या करता है आपका मॉलिक्यूल फॉलो करता है। तो ये आपके कुछ बेसिक अजम्पशंस हुए। एक बार फिर से इसको समराइज करते हुए आगे बढ़ेंगे कि जो भी हमारे गैस मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस होते हैं वो लार्ज नंबर में किसी भी गैस के अंदर क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, सारी डायरेक्शंस में रैंडमली मूव करते रहते हैं, रिजिड होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, स्पेरिकल इन शेप, नॉन इंटरेक्टिंग, पॉइंट साइज, नेग्लिजिबल मास ऑफ गैसेज, नो एनी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। और फोर्थ वाला पॉइंट तो उसी पॉइंट साइज में ही है, उसी का एक्सप्लेनेशन है। फिफ्थ पॉइंट आप यहाँ पे बोल सकते हो कि परफेक्टली इलास्टिक होता है जो भी कोलिजन होता है, और रिलैक्सेशन टाइम को मैंने अच्छे समझा ही दिया। इसके बाद आता है इक्वली प्रोबेबल फॉर द रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल और एर्थ पॉइंट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को। तो अगर ये क्वेश्चन आता है इतना लिख के चले आओ, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आता है हमारे पास में सेकंड लास्ट टॉपिक, है ना, इसको भी अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो क्या हुआ, जब ये एजम्पशंस आपने ले लिए उसके बाद में कुछ नियम कानून बनाने पड़ेंगे अब हम लोगों को यहाँ पे उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नियम कानून बना लेते हैं। तो वो नियम कानून जो बनाए, बॉयल्स ने बनाए, चार्ल्स ने बनाए, है ना, और भी कई सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन हमारे लिए जो अभी इंपॉर्टेंट है वो दो ही हम लोग कवर कर रहे हैं। एक है बॉयल्स लॉ। तो देखो, जब भी गैस की बात होगी तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, मोटा मोटा सा वो समझते हैं। एक क्या होगा, प्रेशर। एक तो प्रेशर होगा, क्या होगा, ये मॉलिक्यूल आएगा, इस पे कोलाइड करेगा तो वाल पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तो होगा प्रेशर। अच्छा, दूसरा क्या होता है, इसका वॉल्यूम भाई फिक्स नहीं होता है, यानी कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हुआ, है ना। तो एक तो वॉल्यूम होगा इसका, तो एक होगा प्रेशर, एक होगा वॉल्यूम, और तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, उसको बोलते हैं टेम्परेचर, है ना। तो तीन चीज़ें होंगी, PVT, इन्हीं से हम दोनों लॉज को क्या कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे। तो एक क्या हो गया, ये जो बॉयल्स का लॉ था ये कहता है कि जो हमारा प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस, गैस का जो भी मास है उस पर जो भी प्रेशर है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का मतलब हो गया 1 बाई समथिंग इज इनवर्सली, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, 1 बाई वाला वहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। तो क्या हो गया, द प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, यानी कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V। बॉयल्स लॉ बस इतना सही है, लेकिन ध्यान रहे एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर गिवन टेम्परेचर नहीं होगा, आप टेम्परेचर में छेड़छाड़ करोगे तो फिर ये लॉ जो है वो अच्छी तरीके से लागू नहीं हो पाएगा, यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाएगी इसकी कंडीशन, है ना। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, क्यों नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, पीछे आओ। क्या कह रहा है कि टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर से बढ़ाने से क्या होगी, जो भी थर्मल एनर्जी होगी उन गैस मॉलिक्यूल्स के पास में जाएगी, गैस मॉलिक्यूल्स के पास में जाएगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। भाई थर्मल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपको पता है हाफ mv², वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो इनका मोशन और तेज़ी से होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आप ये कैसे डिफाइन करोगे कि P इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, एट अ गिवन टेम्परेचर आपका जरूर लिखना है आपको, जब भी यह लॉ आपको डिफाइन करना है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को आप यहाँ पे क्या करोगे, खाने की कोशिश करोगे, भूलने की कोशिश करोगे, तो फिर टीचर भी आपके मार्क्स को उड़ाने की पूरी कोशिश करेगा। तो अब बात करते हैं इसी को, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो V इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब भी प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटता है तो फिर क्या होता है, जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आपके V जो भी यूज़ करना चाहो, V ना यूज़ करना, V तो यहाँ पे पहले से ही है ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो K यूज़ कर लो, ज़्यादा अच्छा रहता है, K को ही प्रायोरिटी दी जाती है ना। और अब बात आती है कि इसका प्रायोरिटी देने का मतलब ये नहीं कि आप A भी यूज़ कर सकते हो, जो भी कांस्टेंट यूज़ करना है वो यूज़ करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो P और V के बीच में जब भी इन्वर्सली रिलेशन होता है तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बन करके आता है, जिसमें हम y एक्सिस पे प्रेशर को ले रहे हैं, x एक्सिस पे वॉल्यूम को ले रहे हैं। तो ये जो कर्व है कुछ हमारा इस तरीके से क्या हो रहा है, जैसे जैसे वॉल्यूम को आप बढ़ाते जा रहे हो, प्रेशर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। देखो ध्यान से, जैसे जैसे आप क्या करते जा रहे हो, वॉल्यूम को बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे प्रेशर कम होता जा रहा है ना। या आप ऐसे उल्टा समझो कि जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हो, वाई एक्सिस पे देखते चलो, वाई एक्सिस पे प्रेशर ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कहीं यहाँ पे है, ज़्यादा है, प्रेशर को आपने और कम बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया ना। अगर वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे क्या है 20 मान लेते हैं, तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपका धीरे धीरे क्या कर रहे हो, घटता जा रहा है, जैसे जैसे आप क्या करते जा रहे हो, प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हो। और ये बात सही भी है, अगर आप पीछे वाले ग्राफ में आओ, टेम्परेचर को मैंने क्या बोला, टेम्परेचर को फिक्स रखना है। अब आप क्या करो, इस पर क्या करो, प्रेशर को बढ़ा दो,
जिस भी बर्तन में आप क्या कर रहे हो, गैस को रख रहे हो, प्रेशर को बढ़ाते जाओ तो उसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा एक लिमिट तक, है ना। तो यही बात यहाँ पे है, आप क्या कर रहे हो, प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यही तो यहाँ पे प्रूफ होके निकल के आ रहा है। लेकिन ध्यान रहे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्राफ भी आप देख रहे हो अच्छी तरीके से डिफाइन हो रहा है कि जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। अब अगला वाला क्या आता है, अगला वाला नियम कहता है आपसे, रूल क्या कहता है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स साहब क्या कहते हैं कि नहीं भाई, हमें टेम्परेचर फिक्स नहीं रखना है। अगर हम प्रेशर को फिक्स कर दें तो क्या होगा, मैंने बताया कि पी वी टी तीन ही आपके पास में वेरिएबल हैं, तो क्या होगा, अब एक फिक्स हो गया तो दो को तो वेरी करना ही पड़ेगा। यानी कि वेरी करने का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। पीछे वाले से इसमें क्या किया गया है, प्रेशर की जगह पे वॉल्यूम और इन्वर्सली को हटा के यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे क्या कर दिया गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना। यहाँ पे क्या कर दिया गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कर दिया गया। तो ये क्या कहता है, एट अ गिवन प्रेशर, यहाँ पे आपको प्रेशर नहीं चेंज करना, आप प्रेशर चेंज कर दोगे बार बार तो कंडीशन चेंज होती रहेंगी। वॉल्यूम अभी पीछे वाले में ही देख के आए कि जैसे ही प्रेशर को क्या करते हो, कम करते हो, ज़्यादा करते हो, तो वॉल्यूम भी उसी हिसाब से क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। अगर आप प्रेशर को ज़्यादा करते हो तो वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर को कम कर रहे हो तो वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। तो फिर इस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्रेशर को आपको फिक्स कर देना है। अब आप वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में क्या करो, देखो रिलेशन को, तो सीधे सीधे क्या कहता है, वॉल्यूम आपका क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट लाओगे तो जैसे ही कॉन्स्टेंट लाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो के आ जाएगा। तो v इक्वल ऑफ द के टी, या v बाई टी कर लो, टी को इधर ले आओ के। और ये हमारा जो ग्राफ है, जाना पहचाना y बराबर mx से आप क्या कर दो, कंपेयर कर दो, तो ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा बनेगा, जिसमें हमने क्या किया है, x एक्सिस पे टेम्परेचर ले रखा है, y एक्सिस पे वॉल्यूम ले रखा है, और यहाँ पे लिख भी रखा है प्रेशर इज कांस्टेंट। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, अगर प्रेशर क्या है, फिक्स है। तो ये था हमारे पास में। अभी हमने क्या किया, आपका जो भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस था उसको कैसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक दिया, एक बेसिक एजम्पशंस के थ्रू। उसके बाद में हमने दो लॉ यहाँ पे डिस्कस किए, एक बॉयल्स लॉ था, एक चार्ल्स लॉ था। दोनों में केवल डिफरेंस की अगर बात करें, समराइज करने की कोशिश करें, तो एक में गिवन टेम्परेचर है, एक में गिवन प्रेशर है, एक में प्रेशर जो है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, और एक में वॉल्यूम आपका जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में, आगे के भाग में आगे की चर्चा होगी। थैंक यू सो मच।